हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं टेट मेडिकल 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द बॉटनी सेक्शन। तो जैसे आपको पता है, इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और उस 11 क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ मैंने हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी थी, अनदर इन्फॉर्मेशन दी थी जहाँ से और क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। विद दैट मैंने लिस्ट दी थी ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिनसे कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे और जिनको रीड करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। विद कंटिन्यूशन उस वीडियो के साथ हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं, जिसमें मैंने और 3 चैप्टर के नेम यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि ये जो 3 और चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आए थे इन द बॉटनी सेक्शन। First chapter is principle of inheritance and variation, second is biodiversity and conservation, and third is the environmental issue. तो along with those chapters जो मैंने आपको previous वीडियो में बताए थे, उनके साथ अगर आप इन तीन चैप्टर्स को और ऐड कर लेते हो तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Here we can say क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ऑलरेडी हम इससे पहले क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो वो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है या 12 है, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन इज। तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और इसको आप बहुत ईजिली आंसर दे सकते हो कि कौन सा फ्लोरल पार्ट है जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के दौरान ऐसा कौन सा फ्लावर का पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है वो होता है हमारा स्टिग्मा। तो स्टिग्मा अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी लेके चलूं तो इस तरह से हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इस रीजन को हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं स्टिग्मा, राइट। तो यही वो हिस्सा होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वो है विच ऑफ दिस इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट। इन चार में से कौन सा ऑप्शन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट को बताता है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्लांट न्यूट्रिएंट की पूरी लिस्ट दी दी है। यहाँ पे मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम लिखे और यहाँ पे मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे उनके फंक्शंस भी लिखे हैं कि किस अमाउंट में उनकी जरूरत होती है और उनका जनरली क्या काम होता है, किस तरह से उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टेबल बन जाता है। इस टेबल को आप जरूर से रीड कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको हो सकता है कि इस बार किसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम दे, नेक्स्ट टाइम आपको किसी और माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम दे दे। तो अगर आप इस लिस्ट को एक बार रीड कर लोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज अ बोरोन। तो अगर आप यहाँ पे भी लिस्ट में चेक करोगे टेबल के, तो आपको दिख रहा है कि बोरोन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की लिस्ट में आता है। बाकी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एक्चुअली में हम कार्बन और ऑक्सीजन को तो ऑल्दो माइक्रो न्यूट्रिशन के पार्ट में जनरली ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट में उन एलिमेंट्स को ज़्यादा लेते हैं जिनको हम सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन को हम जनरली एयर से लेते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिश्यू कल्चर। कि इनमें से कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है हमें अबाउट द टिश्यू कल्चर। ऐसे तो आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक परफेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करवा रहा हो ऑफ द टिश्यू कल्चर। तो हम इस ऑप्शन को ऑप्शन एलिमिनेशन की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम डी ऑप्शन से चलते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल की प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम टिश्यू कल्चर नहीं करते। टिश्यू कल्चर हम मानते हैं कि इससे इनडायरेक्टली हम एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट दैट इज नॉट इन द रिलेटिवली टू द वाइल्ड एनिमल। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इससे एलिमिनेट। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सी है, टिश्यू कल्चर इज अ साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल मीडियम से कल्चर कर रहे होते हैं, ना कि हम कल्टीवेट कर रहे होते हैं, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि हम एनिमल का टिश्यू नहीं उगा रहे होते हैं, उसमें एक जनरली एनिमल सेल बना रहे होते हैं जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। तो ऑप्शन सी इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ऑल्दो ये गलत नहीं बोल सकते हैं, बट इतना अप्रोप्रिएट आंसर है हम नहीं बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ग्रोथ एंड प्रोपिगेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप। आप बी ऑप्शन को ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोपिगेशन एंड द हॉर्टिकल्चर। और उससे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सिर्फ टिश्यू कल्चर मेंशन किया, ना कि प्लांट टिश्यू कल्चर, ना ही एनिमल टिश्यू कल्चर। उसको भी उन्होंने इतना क्लियरली नहीं बताया है। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑप्शन नंबर ए है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। तो कंजर्वेशन तो हो रही है, बट टिश्यू कल्चर इतने हायर लेवल के ऊपर आप नहीं बोल सकते हो कि आप प्लांट को टिश्यू कल्चर की मदद से उगा के आप कंजर्व कर पा रहे हो फॉरेस्ट को या प्लांटेशन को। सो दैट्स वाई जो हमारा जो ज़्यादा इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Now let's move to the next question, which is question number 15. जो again easy question है। आपका क्वेश्चन पूछा गया, फोटोट्रॉपिज्म is the property of the plant and
यस, तो फोटोट्रॉपिज्म में पता है कि वो प्लांट की एक प्रॉपर्टी होती है और इसका क्या मतलब होता है आपसे ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला गया मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट, सेकंड ऑप्शन बोला गया मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द वाटर एंड मॉइस्चर, थर्ड ऑप्शन बोला गया मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द गैसेज एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो हमारा ऐसे चल रहा है क्योंकि इन तीन में से हमारा एक सही आंसर होने वाला है। गैसेस की तरफ को मूव नहीं होता है, आपको नाम से समझ आ रहा है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स आप समझ सकते हो कि लाइट, ठीक है। ट्रॉपिज्म का जनरली मतलब होता है कि कौन सी तरफ को वो बेंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जो मूवमेंट होती है प्लांट की टुवर्ड द लाइट होती है, इसलिए जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी एंड सी भी गलत है क्योंकि वो मॉइस्चर और वाटर या गैसेस की तरफ मूवमेंट नहीं होती है प्लांट की। फोटोट्रॉपिज्म में वाटर जो प्लांट होते हैं उसकी मूवमेंट होती है टुवर्ड द लाइट की तरफ को। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है अ प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ द स्पोर्स, कि स्पोर्स की मदद से कौन सा वाला प्लांट जो है वो ग्रो करता है। तो बहुत इजीली आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। देखो, स्पोर्स से जो भी प्लांट हमारे ग्रो करते हैं उनमें से आपको ये तो पता है कि जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, राइट, और जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं वो कभी भी स्पोर्स से प्रोड्यूस नहीं होते, ये जो है वो अपने सीड से प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम सीड बियरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो आपको पता है मस्टर्ड, कोरिएंडर एंड पेट्यूनिया ऑल आर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये तीनों के तीनों एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो ऑब्वियस है कि ये तीनों के तीनों सीड्स के थ्रू जर्मिनेट करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो बचा सी विच इज फर्न्स, और फर्न्स हमारे किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, जो कि जनरली स्पोर्ट्स के थ्रू ग्रो कर जाते हैं। इस वजह से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Now let's move to the next question which is question number 17. Question number 17 है which of the following does not cause pollution। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो pollution कॉज नहीं करता है। तो इसको भी आप इजिली देख के ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ पेट्रोल की वजह से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसलिए तो हम सोचते हैं कि हम पेट्रोल की बजाय किसी और फ्यूल के ऊपर स्विच करें फॉर द व्हीकल्स ऑल्सो। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ये हमारा सही आंसर हो सकता है क्योंकि सोलर एनर्जी का यूज करने से आपको कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ रबर, तो ऑब्वियसली रबर के बर्न करने से भी तो पोल्यूशन होता है। एंड डी ऑप्शन अनफ ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता जब हमारा बी ऑप्शन राइट है। इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। Now let's move to the next question जो है क्वेश्चन नंबर 18। excess amount of the absorbed water by plant is, excess amount of the water absorbed by the plant is liberated by, कि जब excess में water जो है वो प्लांट absorb करता है तो वो कैसे बाहर निकलता है, liberate out कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इवेपोरेशन। प्लांट्स के केस में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम इवेपोरेशन टर्म का यूज नहीं करते, ना ही उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि ऑस्मोसिस में अगेन वाटर का बाहर तो निकलता है बट दैट प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ना ही डिफ्यूजन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मैंने लिखा भी है वाटर वेपर ट्रांसमिटेड कॉन्स्टेंटली थ्रू अ पोर जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा इन द सरफेस ऑफ द प्लांट्स लीव अलाउ द लॉस ऑफ एक्सेस एब्जॉर्ब वाटर के को निकालने के लिए। हाउएवर द वाटर लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन हेल्प इन डेवलपिंग दिस ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एसेंट ऑफ सैप एंड आइसिंग द लीव्स कूल। तो वो लीव को कूल भी करता है प्लस इस ट्रांसपिरेशन की वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल भी जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है अगेन एंड अगेन एब्जॉर्ब होता रहता है इनसाइड द प्लांट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 जिस क्वेश्चन का आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो और आप इसको बहुत बार सुनते भी हो। द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट, इसकी प्लांट के अंदर फूड को कंडक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा होता है। तो आपको पता है जाइलम तो वाटर को कंडक्ट करता है, राइट। जाइलम के थ्रू वाटर कंडक्ट होता है, बाकी सारे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। पैरेन्काइमा है, ये एक स्टोरेज सेल की तरह या स्टोरेज टिश्यू की तरह वर्क कर सकता है जो फूड को स्टोर कर सकता है, राइट। और कॉलनकाइमा तो आपको पता ही है कि हमारे जनरली जो हाइपोडर्मिस होता है वहां पे पाया जाता है और सो वो सपोर्ट का ही ज्यादातर उसका काम होता है। तो इस वजह से जो आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है फ्लोएम, और हमें पता भी है कि जो फ्लोएम होता है वो फूड को कंडक्ट करवाता है इनसाइड द प्लांट के अंदर। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now let's move to the next question which is question number 20. Which of the following weed has been found useful to check वाटर पोल्यूशन कॉज बाय द वाटर एफ्लुएंट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा वीड है जिसको हम यूज करते हैं टू चेक द वाटर पोल्यूशन के लिए। ऑल दो हम इन तीनों का ही मैंने जब सर्च किया था तो तीनों का ही आपको कहीं ना कहीं रोल देखने के लिए मिल जाएगा कि जो वाटर पोल्यूशन को चेक करते हैं या वाटर पोल्यूशन को निकालने में को जो पोल्यूशन होता है उसको चेक करने में यूज करते हैं। बट आउट ऑफ दीज जो सी ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट मिला और मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि वाटर हाइसिंथ एक इंडिकेटर होते हैं हैवी मेटल पोल्यूशन
इन द ट्रॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो वाटर हाइसिन जो एक कॉमन एक्वेटिक प्लांट होता है बहुत सारी ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर, और इसके अंदर एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड अदर एलिमेंट फ्रॉम द वाटर एंड हैड मेड इट पॉसिबल टू यूज इट एज अ वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 21। द क्वेश्चन इज हाइड्रोपोनिक्स इज अ साइंस डिवोटेड टू। तो हाइड्रोपोनिक जो साइंस है वो किसके लिए, तो नाम से आपको समझ आ रहा है हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो ये जो साइंस है वो किस लिए डिवोट है, डिसॉल्टिंग द वाटर नहीं, नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट इन द वाटर, यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लांट को बिना सॉइल के वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। हम इस तरह से पॉट्स लगाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं। अब ये जो प्लांट होते हैं, ये जो इसके अंदर हमने जो पॉट होते हैं इनके अंदर वाटर डाला होता है, बट वाटर के साथ हम सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो वो जर्नली अपने सॉइल से लेता है, वो सारे के सारे इस वाटर के अंदर डिजोल्व करवा देते हैं और फिर हम यहाँ पे अपने प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर सी में रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ मैराइन लाइफ ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। Now let's move to the next question, question number 22। ऑरेंज जूस इज रिच इन। तो अगेन ये भी इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार सुनते भी है कि ऑरेंज जूस किस रिच में होता है, विटामिन ए बी सी डी। ऑल दो उसके अंदर विटामिन ए भी पाई जाती है, इवन विटामिन डी भी पाई जाती है जो आर्टिफिशियली जो ऑरेंज जूस होते हैं, बट जो नेचुरली होते हैं उसमें हाई इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन सी एंड पोटाशियम। तो इसमें विटामिन सी से सबसे ज्यादा उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो इस वजह से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। Now let's move to the next question which is question number 23। तो question number 23 है in tropical countries deciduous trees shed their leaves in summer। तो आपने देखा होगा जो tropical countries होती हैं वहाँ पे जो deciduous trees होते हैं, deciduous trees ऐसे ट्री होते हैं जो अपने leaves को shed कर देते हैं। हम उन्हीं ट्रीज को जनरली deciduous trees नाम देते हैं जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं इन डिफरेंट सीजन के अंदर। तो वो समर सीजन के अंदर अपने ट्रीज जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वो वाटर के लॉस को रोकना चाहते हैं। बी है टू गेट रिड ऑफ ड्राई लीव्स, वो ड्राई लीव से गेट रिड नहीं होना चाहते हैं, बट एक्चुअल में समर सीजन के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो लीव्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं, जो लीव्स होते हैं हमारे पास वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाते हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली ही शेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ड्राई लीव्स को से बचने के लिए वो उनको नीचे गिराते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही ड्राई होने के बाद शेड हो जाते हैं। बट जो मेन रीजन उनका ये रहता है इसका, वो ये भी रहता है कि वो टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर, वो वाटर के लॉस को भी अवॉइड करना चाहते हैं। और उसके बाद समर के बाद जब उनका विंटर सीजन आएगा तो उसके लिए भी उनको जो है वो जिंदा रहने के लिए वाटर को स्टोर करके रखना है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। एंड टू अवॉइड द एक्सपोजर टू द ग्रीन लीव्स टू द हॉट सन, ऐसा भी नहीं है। एंड टू अवॉइड द विंड डैमेज, ये भी नहीं है। जो सही आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। Now next ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट। अगेन आप इस क्वेश्चन का आंसर इजिली दे सकते थे, ठीक है। भले आपको ये नहीं पता है कि गाम्स रेजिन और लेटेक्स उसके वेस्ट मटेरियल में आते हैं या नहीं आते, पर ये आपको ये तो पता है कि यूरिन नाम का वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लांट जो है एक्सक्रीट नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वो गम्स उसमें पाए जाते हैं, रेजिन्स उसमें पाया जाता है, लेटेक्स भी हमें उनसे मिलता है, बट ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही होते हैं उसके अंदर जनरली, और जो यूरिन है उसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं सिक्रेट करता है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्विनाइन द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ। तो ये क्विनाइन नाम का एक ड्रग है जिसकी आपने सुना होगा 2016 में ही डिस्कवरी की गई थी और ये बहुत ही फेमस, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, राइट। तो ये जो ड्रग है जिसको मलेरिया से बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं इस तरह से, इन प्लांट से। धतूरा और जरेनियम और इन प्लांट से हमें ऑब्टेन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो ड्रग है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोटोजोअन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। आप ये भी याद रख सकते हो कि आपसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से वाले बैक्टीरिया, कौन से वाले पैथोजन की वजह से जो है ये बीमारी होती है। इवन आपको जूलॉजी सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है जो कि एक प्रोटोजोअन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ओके। Now let's move to the next question, question number 26। question number 26 है a person will have brown eyes, blue eyes और black eyes depending on the particular pigment present in the, कि
हर एक इंसान के आपने देखा होगा कि आई कलर अलग अलग होते हैं, किसी का ब्राउन आई कलर होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरिस। यहाँ पे इसके ऊपर वो पिगमेंट पाया जाता है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का आई कलर कैसा होगा, ठीक है। अगर मैं आपको आई का स्ट्रक्चर बताती हूँ, तो जो हमारा लेंस होता है उसके अंदर आप देखते हो कि सेंटर में ऐसे होल जैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। इसमें से आपको इस तरह से रेज दिखती हैं, इन रेस को हम बोलते हैं इरिस, ठीक है। और यही रेज जो है, यही जो इरिस है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलर। यहाँ पे मैंने बाकी के ऑर्गन्स का भी लिख दिया है। अगर आपसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कुछ और तरह से पूछ ले, किसी और पार्ट के बारे में पूछ ले, तो आप उसका इजिली आंसर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इरिस है, द कलर ऑफ द इरिस एक्चुअली इंडिकेट द कलर ऑफ द आई। आई का कलर क्या होगा वो उसको इंडिकेट करता है। इरिस ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट और एडजस्ट द एक्सपोजर बाय एडजस्टिंग टू द इरिस, वो लाइट के एक्सपोजर को भी एडजस्ट करवाता है। Now let's move to the next question. Question number 27. Question number 27 है, thalassemia is a hereditary disease it affect. तो thalassemia आपको पता है कि hereditary disease है, और वो ट्रांसफर होती है। और वो कौन सी तरह की hereditary disease है? Autosomal recessive blood disorder है। तो आपको नाम से पता लग रहा है कि ब्लड का डिसऑर्डर है, तो अफेक्ट करता है ब्लड को, ठीक है। ऑल दो मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि वो ब्लड को इफेक्ट करता है। मतलब ब्लड को कैसे इफेक्ट करता है, आपको पता है कि ब्लड के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन हमारे पास आती है रेड ब्लड सेल के अंदर, तो वो उस हीमोग्लोबिन को अच्छे से नहीं बनने देता है, और प्लस यहाँ पे एनीमिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। पर अलोंग विद दैट, यहाँ पे जो स्प्लीन होता है, ये जो ऑर्गन होता है, इसे थैलेसीमिया अफेक्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि आपको पता है जो स्प्लीन है उसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, राइट। मतलब वो जो है वो रेड ब्लड सेल को खत्म भी करता है, जो कि आप ये समझ लो कि जिसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब किसी को थैलेसीमिया कंडीशन हो जाती है, तो ये स्प्लीन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो स्प्लीन है उसका साइज बड़ा हो जाता है, और वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जब वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो जो हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं, जो अभी जिनके डेथ का टाइम नहीं है या जो खराब नहीं है, उनको भी किल करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो ब्लड है वो कम हो जाता है, ब्लड जो है वो लेस हो जाता है, और एनीमिक कंडीशन हो जाती है। तो अगर इस पॉइंट से देखा जाए कि वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो फिर वो स्प्लीन को अफेक्ट करता है। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन से पार्ट को या क्या चीज को अफेक्ट करता है, तो फिर वो ब्लड को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। Now let's move to the next question, which is question number 28. Question number 28 है, the term GM food, which is genetically modified food, refer to the food. तो genetically modified food जो है वो किस चीज के लिए ये टर्म यूज की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन, that grown under genetic measure, कि ऐसा फूड जो जेनेटिक मेजर के अंदर ग्रो किया, तो ऐसा नहीं है, जेनेटिक मेजर के अंदर हम उस फूड को ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। सेकंड है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट, ये आंसर सही है। कि जब हम किसी प्लांट में, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड या बायो इंजीनियर्ड फूड जो होते हैं, वो ऐसे फूड प्रोडक्ट होते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट हैड सम इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर, दैट हैड्स चेंजेस, दैट have had changes introduced into their DNA using the method of genetic engineering। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड का यूज करके हम उन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है हम उसे बोल देते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। हो सकता है उसकी वजह से उसकी क्वालिटी अच्छी होगी हो, या उसकी विटामिन के अंदर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि हम गोल्डन राइस के बारे में, राइट, तो आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो। जो गोल्डन राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ऑल दो जो पहले का राइस होता था उसके अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता था। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हमने जो राइस है उसके अंदर ऐसे जीन इंसर्ट किए हैं जो विटामिन ए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से अब जो हम राइस लेते हैं, जिनको गोल्डन राइस बोलते हैं, उसके अंदर विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हुआ। तो इसकी वजह से इसका जो आप आंसर देखोगे वो भी सही ऑप्शन बी होगा। सी कांट बी द राइट आंसर। इसमें बोले जियोग्राफिकल मॉडिफिकेशन, नो। विद ग्रेटर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। Now let's move to the question number 29, which is the last question in the botany section. There is another one question in the botany section, but वो सेक्शन बॉटनी में था, बट वो क्वेश्चन टोटली हमारा जोलॉजी सेक्शन से था। तो अगर हम अनदर वीडियो अगर हम जोलॉजी सेक्शन को डील करेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को जोलॉजी सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अ मैन विद अ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। तो कोई एक मैन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस शो कर रहा है, तो उसको जो रेड कलर है वो कैसा दिखेगा? तो उसको जो रेड कलर है वो जनरली ग्रीन में दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक
इनएबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन द सर्टेन कलर, कि कुछ कलर के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड दिस कंडीशन रिजल्ट एन एब्सेंस ऑफ अ कलर सेंसिटिव पिगमेंट इन द कोन सेल ऑफ द रेटिना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सेल होते हैं जो अफेक्ट होते हैं इसके अंदर, तो कौन सेल अफेक्ट होते हैं ऑफ द रेटिना एंड द नर्व लेयर एट द बैक ऑफ द आई। एंड द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस हैज ट्रबल सीइंग द रेड, ग्रीन, ब्लू और मिक्सचर ऑफ दीज कलर में उसको प्रॉब्लम होती है। सो मोस्ट ऑफ जो कॉमन टाइप है इस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसमें जो रेड एंड ग्रीन जो वो सीन एज द सेम कलर, तो उसको रेड और ग्रीन जो वो सेम सेम दिखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज इट फॉर द टूडेज वीडियो, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी कि क्यों इनका आंसर ये है। और आपको ये भी पता, इससे आई थिंक काफी ज्यादा ये भी हेल्प रहेगी कि आपको कौन से और तरह के क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आ सकते हैं। यार मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको आप एक बार जरूर अच्छे से रीड कीजिएगा, और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखेगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।